जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद आप सभी और अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छे और शानदार अंदाज में लेकर आगे बढ़ते हुए चलते हुए। पूरी उम्मीद करता हूं कि मैंने आप सभी से जो एक बात कही थी शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, कि देखिए तैयारी को अच्छी करने के लिए, मतलब मैं कहूँ अच्छी मत कहिए, परिपूर्ण करने के लिए, कि भाई सिलेक्शन के लिए इतनी चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। तो कुछ निश्चित चीज़ों की ज़रूरत है। केवल ऐसा तो नहीं है कि हम सामने फ़ोन रखें, लाइव क्लासेस लेते रहें, उसी से हो जाएगा। नहीं, इतने से तो बात नहीं बनती है। आपको काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनमें एक तो हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। अब आप समझ गए होंगे कि रटने में और समझने में क्या फ़र्क होता है। आप क्लास को लेके अच्छे से जान जाते होंगे कि अगर समझ लेते हैं, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हम बना लेते हैं और असल में समझना ही पढ़ना होता है। केवल किसी चीज़ को देखा कि धारा ये होती है, वो होती है, हमें पता ही नहीं है इंटरनली कि धारा क्या है, हमें पता ही नहीं है कि धारा बह रही है तो क्या होता है, फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग आप कर रहे हैं, डेली रिवीजन कर रहे हैं। तीसरी चीज जो है आपकी, वो है कि भाई सैटरडे और संडे को वो रिवीजन, जब से हमारा कोर्स शुरू हुआ है सारे सब्जेक्ट का रिवीजन। तो जरा एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए। हर दिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आज मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या आपने पुराने सारा वो क्लासेस का रिवीजन किया जब से हमारा सिलेबस शुरू हुआ था? जल्दी से बताइए। तो ये तीसरी चीज मैंने आपकी तैयारी में ऐड कराई थी। बताइए तीसरी चीज, और ये आपको करनी है। असल में क्या होता है कि जो चीज़ें टीचर करा दें तो आप कर लेते हो, क्योंकि वो आसान होती हैं। बट जब चीज़ें खुद से करनी होती हैं तो उनमें बड़ा दर्द होता है, उनमें बड़ी तकलीफ होती है। रिवीजन तो सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ है, क्योंकि जब किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, चीज़ छोड़िए, यूनिवर्सल नियम है, प्रकृति का नियम है कि जब हम एक बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो बड़ा रस आता है उसमें। और जब वो रस समाप्त हो जाता है तो दोबारा उस चीज़ को पढ़ने का मन ही नहीं करता है, वो मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है दिमाग कहता है ये पढ़ रखा है, बट असल में नहीं पढ़ा होता है, पूरा याद ही नहीं है, आधा अधूरा याद है, फिर वो अधजल गगरी छलकत जाए वाली सिचुएशन हो जाती है। तो लगभग मैं देख पा रहा हूँ लगभग 70 to 75% साथियों के यस में जवाब है, जबकि कुछ साथी ऐसे भी होंगे इसमें जो गलत यस कह रहे होंगे। बाकी 20-25% साथी नो कह रहे हैं। तो चलिए, अच्छी बात है कि आपने अपनी कमी को एक्सेप्ट किया, बट ज़रूरी है कि हम रिवीजन करें। तो भाई रिवीजन डेली बेसिस पे करिए और सैटरडे संडे में अपने 5 दिनों का रिवीजन करिए, भरपूर फ़ायदा उठाओ जब तक एग्ज़ाम से दूरी है। एग्ज़ाम एक बार नज़दीक आ गया, फिर तो मतलब ऐसे भगदड़ सी हो जाती है कि आपको मैराथन भी करनी है, आपको ये भी करना है, बैकलॉग भी करने हैं, रिवीजन भी करना है। जितनी बेहतर तैयारी अब हो जाएगी उतनी कभी नहीं हो सकती है। जब तक एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं होती है, शानदार तैयारी आपकी होती रहेगी। चलो, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, शानदार, आपने रिवीजन किया। अब हम आज तीसरे टॉपिक पर चलते हैं इस चैप्टर के। हमारा चैप्टर चला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। और विद्युत में मैं आपको रिवाइज कराऊं तो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में उसके बारे में जाना कि क्या होता है विद्युत आवेश, सारी चीज़ों को हमने सीखा और समझा। उसके बाद हम लोग आए थे विद्युत धारा पे, यानी कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट पे, और हमने इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन इसके साथ देखा। अब आज हम एक तीसरी चीज और समझेंगे, जिसका नाम है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको आप अपनी साधारण भाषा में वोल्टेज कहते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। वैसे शुद्ध हिंदी इसकी विभव या विभवांतर होती है। विभवांतर भी बताऊंगा क्या होगा। तो आइए जरा एक बार हेडिंग डालेंगे सभी कि वैद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव। आइए, और वैद्युत विभव को हम लोग लेटर वी से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग लेटर वी से दिखाते हैं। वैद्युत विभव को ना समझने की चीज है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए, हमने सीखा कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चलो एक ऐसा ही उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर एक 10 कूलाम का आवेश है जो कि प्लस का है, प्लस के 10 कूलाम का। तो ये बाकी के सारे प्लस के आवेशों को, बाकी पॉजिटिव चार्जों को क्या करेगा भाई? रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित कराएगा, अपने से दूर भगाएगा, यही तो करेगा। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या ये कहीं पर रखे हुए आवेश को प्रतिकर्षित कर देगा? मान लो ये रखा हुआ है महाराष्ट्र में, तो ये कन्याकुमारी के आवेश को प्रतिकर्षित कर देगा? आप कहोगे नहीं भैया। अरे भाई, इसकी भी तो एक लिमिट होगी, इसकी भी तो कुछ सीमाएं होंगी, इसकी भी तो कुछ क्षमता होगी। तो हर एक आवेश की, अब जितना उसका मान है, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ क्षमताएं होती हैं। जैसे बचपन में जब हम
दूसरे मोहल्ले में जाके लड़ाई कर लेते थे, तो वहाँ तो पिट जाते थे, लेकिन जब वही जो हमें पीटने वाला हमारे घर के सामने से गुजरता था हम लपेट देते थे, क्योंकि हमारी दादागिरी का ना एक निश्चित क्षेत्र होता है। सही कह रहा हूँ मैं? तो इस आवेश का एक निश्चित क्षेत्र है जहां तक इसका प्रभाव चलता है। मान लो ये कहता है जी मेरा प्रभाव यहां तक चल जाता है कि इतने एरिया में कोई भी आया प्लस का आवेश, तो मैं उसे दूर भगा दूंगा, और अगर वो माइनस का हुआ तो मैं उसे खींच लूंगा। मतलब ये क्या कहेगा कि देखो, अगर यहाँ पे कोई +2 कूलाम का आवेश है और एक -2 कूलाम का आवेश है, तो अगर ये आवेश यहाँ घूम रहा है तो ये इससे कहेगा देख भाई ऐसा है कि इस क्षेत्र से बाहर खूब घूम, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर तू इसमें आया जरा सा भी तो मैं तुझे भगा दूंगा। और -2 से क्या कह रहा है कि देख भाई यहाँ से बाहर घूम, खूब मजे ले, लेकिन अगर तू इसमें आया तो मैं तुझे खींच लूंगा। यही तो कहानी है इसकी। ठीक है, अच्छा, अब हम इससे समझेंगे। समझ किसी से भी सकते हो, लेकिन इससे समझना थोड़ा आसान है। तो देखो, किसी भी आवेश के आसपास का वह एरिया, वह क्षेत्र जिसमें घुसने पर एक दूसरा आवेश किसी बल को महसूस करता है। अब भाई ये तो निर्भर करेगा, मतलब कि वो आकर्षण का बल है या प्रतिकर्षण का बल है, ये तो निर्भर करेगा उनके आवेश कैसे हैं, पर बल जरूर लगेगा, तो हम केवल बल कह देते हैं। ये वाला क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले आप वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा लिखिए। लिखिए वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र होता है आपका कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र लिख देना, अपनी भाषा में लिख लो, किसी आवेश के चारों ओर का, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश, जिसमें एक अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है, यानी कि एरिया। अच्छा एक बात बताओ, लिखने से कट कट की आवाज़ तो नहीं आ रही है? कहीं आप डिस्टर्ब हो रहे हो? अगर आ रही हो तो फिर मैं वो पेन मांगू जिसपे थोड़ा पैड लगा होता है। ये कट 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 तो नहीं आ रही है? तो एरिया अराउंड ए चार्ज, एरिया अराउंड ए चार्ज in which an another charge, an another charge experiences a force, कि भाई एक दूसरा आवेश इसमें घुसने पर एक बल को महसूस करता है। चलो थैंक यू, फिर तो बहुत बढ़िया है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, एक साथी ने मुझसे कहा कि भैया ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें घुसने पर कोई भी चार्ज जो है वो एक फोर्स को फील करेगा। मैंने कहा हाँ। फिर कह रहा है वो जी वैद्युत विभव से इसका क्या मतलब है, आपने तो हेडिंग वैद्युत विभव डलवाई है। मैंने कहा आओ समझते हैं। अच्छा ये एक बार थम्स अप कर देना। जी हाँ मुझे समझ में आ गया, थैंक यू थैंक यू। फिर तो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार सभी थम्स अप कर दीजिए। ठीक, चलो ये यहाँ तक मुझे बात समझ में आ गई। अब फिर इसी चीज़ को बनाते हैं और थोड़ा सा समझेंगे कि हमने देखा, मान लो फॉर एग्जाम्पल है, ये मत कहना जी 10 कहाँ से आया, मैं तो एक वैल्यू ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले लो। ये 10 कूलाम का आवेश है और यहाँ आसपास इसके कोई 2 कूलाम का आवेश प्लस का घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए मुझे एक बात बताओ कि जब ये 2 कूलाम का आवेश यहाँ जाएगा, तो चूंकि देखो अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, लगाएंगे दोनों एक दूसरे पर, लेकिन भाई 10 वाला तो बड़ा है
और 2 वाला छोटा है। और जब 10 वाला बड़ा है, दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, तो कौन जीतेगा? बड़ा वाला जीत जाएगा। एक युद्ध में कौन बड़ा जीतता है? हमेशा, मतलब युद्ध में कौन जीतता है? हमेशा बड़ा जीतेगा। अब थोड़ा सा फील करने की बात है कि जब आप इसको यहां धक्का दे रहे हैं तो क्या होगा कि ये वाला चार्ज इसको यहां धक्का दे देगा, तो ये बेचारा कभी इसमें जा ही नहीं पाएगा। अब मान के चलो तुम यहां से जा रहे हो, ये बेचारा बैठा हुआ रो रहा है। इसने पूछा भाई क्या हुआ? तुमने कहा भाई क्या हुआ? ये कह रहा है कि भैया मैं उससे मिल के आना चाहता हूँ, एक बार उससे हाथ मिला के आना चाहता हूँ, लेकिन वो तो मुझे दूर से ही धक्का दे देता है। तुम कहोगे आजा मैं तेरा हाथ मिलवाता हूँ। तो तुमने क्या किया कि इस आवेश को धक्का देना शुरू किया, यहां से ऐसे पुश करना शुरू किया। हम थोड़ा सा फील करेंगे इस बात को कि तुम्हें इस आवेश को यहां तक जैसे एंट्री दोगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा जो इसको इधर भगा रहा होगा, उसके बदले तुम्हें इसको यहां से यहां तक, यहां से यहां तक धक्का देना पड़ रहा होगा। बोलो यस और नो। जैसे एक स्प्रिंग है और तुमने एक स्प्रिंग को खींच लिया। देखो स्प्रिंग को तुम थोड़ा सा खींचोगे तो स्प्रिंग उधर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम उसको खींच रहे हो तो तुम्हें एक वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि एक काम करना पड़ रहा है। अगर आपने कभी वर्क की डेफिनेशन पढ़ी होगी, अगर आपने कभी कार्य की परिभाषा पढ़ी होगी, तो वो है कि बल गुणा विस्थापन, कि किसी भी वस्तु पर आपने बल लगाया और उसके प्रभाव से उसमें विस्थापन आ गया, फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो बॉडी पे वर्क हो रहा है। तो क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि आपको इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में एक फोर्स लगाना पड़ा, और फोर्स आपने, अगर फोर्स लगाने से कोई वस्तु अपनी जगह से कुछ विस्थापित हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है, तो आप ये कहेंगे कि आपने उस पर कार्य किया आपने। तो यही कार्य जो आप एक आवेश पर करते हो, यही कार्य जो आप किसी चार्ज पर करते हो, यही वर्क जो किसी चार्ज पर किया जाता है, बस इसी को विद्युत विभव बोल दिया जाता है। देखो परिभाषाएं नई नई क्यों बनती हैं, पहले इसको लिखो, फिर आपको और गहराई में लेकर चलता हूं, आपको एक क्लैरिटी आएगी। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो परिभाषाएं नई नई क्यों बनती हैं, असल में अगर देखा जाए तो भाई कार्य तो किसी भी वस्तु पे हो सकता है। कार्य तो किसी, आप मान लो बक्सा है, उसको आगे धक्का देने में कर सकते हो। कार्य तो किसी चीज को घुमाने में भी कर सकते हो। लेकिन होता है ना कि एक शब्द में बोलूं और समझ में आ जाए कि भाई इस चीज पर कार्य हो रहा है। अगर मैं सिंपल बोलता हूं कि भाई कार्य हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बक्से की बात हो रही है, किसी और चीज को धक्का देने में बात हो रही है, किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बात हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर कहूँ विद्युत विभव, तो तुरंत आप समझ जाओगे, अच्छा ये है तो कार्य ही, लेकिन किस पर? आवेश पर। वैद्युत विभव से किसी को ये तो नहीं समझ में आएगा ना कि किसी बक्से पर किया गया कार्य है। तो असल में किए गए कार्य को ही बस अलग दिखाने के लिए थोड़ा सा हमने एक नई परिभाषा बना दी, जिसका नाम है वैद्युत विभव। तो विभव कोई अलग से चीज नहीं है, पोटेंशियल कुछ अलग से चीज नहीं है कार्य ही। अगर आवेश पे हो रहा है तो उसको हम विद्युत विभव कहेंगे। अब थोड़ा सा और अंदर अगर हम चलें, प्रैक्टिकली ये देखें कि चलो ये तो तुम कह रहे हो जी, तुमने लगाया, तार में तुम थोड़े ना धक्का लगाते हो। ये इलेक्ट्रिक प्रैक्टिकली कहाँ होता है? देखो प्रैक्टिकली होता है ये, बहुत बहुत ध्यान से समझने की बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक बैटरी है, देखो ये आपके पास एक बैटरी है, ये बल्ब है, और आपने इसको किसी बैटरी से जोड़ा हुआ है, ये इसका पॉजिटिव सिरा है, ये इसका नेगेटिव सिरा है। तो देखिए असल में इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव पे, इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठे हुए होते हैं। अगर आप ये कहते हो कि एक बैटरी चार्ज है, तो पता है चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज, देखो जनरली बैटरी ऐसे रहेगी, डिस्चार्ज है बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नेगेटिव टर्मिनल पे पड़े हुए रहेंगे। अगर आप कहते हो बैटरी चार्ज है, तो इसका मतलब पता है, जब आप कहते हो बैटरी चार्ज हो रही है, तो चार्ज का मतलब आप फोर्सफुली इलेक्ट्रॉनों को धक्का देकर कहां पर ला रहे हो? फोर्सफुली धक्का देकर कहां ला रहे हो साहब? पॉजिटिव टर्मिनल पे आपने धक्का दिया है, और यही धक्का क्या कहलाता है? कि भाई इसको चार्ज किया जा रहा है। अब ये बैटरी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे कस के रुके हुए पड़े हैं, जैसे मान लो खिंची हुई स्प्रिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कहाँ भगना चाहते हैं? यहाँ। लेकिन आपने चार्ज कर रखा है, आपने उनको धक्का दे के पॉजिटिव पे भेज रखा है। अब जैसे ही तुम बटन दबाओगे तो ये तुरंत कहाँ भगेंगे? नेगेटिव पर। अब नेगेटिव पर भगने का मतलब है कि देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आएगा, ऐसे नेगेटिव पे। अब ये ऐसे नेगेटिव पे नहीं जा सकता, ये 100% तय है कि नेगेटिव पे हमेशा ये ऐसे ही जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हीट का फ्लो होता है वो हमेशा
गर्म से ठंडे में होता है, ठंडे से गर्म में तो नहीं हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा ना, हर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होके ऐसे जाएगा। जैसे ही स्विच दबाओगे इसको मौका मिल गया अपने नेगेटिव से मिलान करने का, और तुरंत ही ऐसे करके यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के चलने फिरने से ही सारी चीजें चलती हैं, और इसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, वर्क डन किया है। इसी को पोटेंशियल कह देते हो, इसी को विभव कह देते हो। एक बार हम सब करिए, समझ में आया हो तो। ठीक है, तो ये है सारा का सारा, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अभी इतना गहराई में ना भी समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि क्या प्लस क्या माइनस, बस अभी इतना समझ लो कि हाँ, इलेक्ट्रॉनों का चलना फिरना तो होता ही है, और फोर्सफुली चलाना फिराना होता है हमें। तो फोर्सफुली चलाने फिराने में ही हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, इसी को हम पोटेंशियल कह देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही, ले जाने से ही कोई भी विद्युत उपकरण चलेगा, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी किसी को ये प्लस माइनस ना समझ में आया हो तो इसको रहने दीजिए, इसको आगे चल के समझ लेंगे जब बैटरी पढ़ रहे होंगे हम। अभी सिर्फ इतना याद कर लो कि भाई इलेक्ट्रॉन बहते तो हैं, इलेक्ट्रॉन चलते तो हैं। अब इलेक्ट्रॉन अपने आप तो चल नहीं सकते हैं, कोई ना कोई तो होता ही है जो इलेक्ट्रॉनों को चलाता है। तो इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए जो जरूरी है वही आपका पोटेंशियल है, वही आपका विभव है। जैसे मान लो एक पाइप में पानी बह रहा है, तो जो पानी है ना, पानी है करंट, पानी है धारा, और उसे आगे धक्का देने में जो प्रेशर आप इस्तेमाल कर रहे हो वो है वोल्टेज, वो है पोटेंशियल। बस इतना सा याद रखो। तो उस वोल्टेज की वजह से तो पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस धक्के की वजह से तो पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो तार में भी करंट जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो उस धक्के की वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और उस धक्के को ही हम क्या बोल देते हैं, विभव बोल देते हैं, पोटेंशियल बोल देते हैं। अब एक साथी मुझसे इसकी डेफिनेशन पूछेगा, तो मैंने कहा भाई डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। तो आप कहेंगे, अच्छा, या तो आप ऐसे कहो कि एकांक आवेश, एकांक आवेश का मतलब है यूनिट चार्ज मान लेते हैं बस हम, और इसका कोई मतलब नहीं है, कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव, अब सुनो, विभव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे साथियों ने एक परिभाषा पढ़ी होगी कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। असल में है तो दो ही बिंदु, वो अनंत कह रहा है और हम कह रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में। पहली चीज तो ये है। अब सुनो, चलो इसको कह दो कार्य विभव कहलाता है, यानी कि वर्क डन द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज, टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आसान सी बात है। अब बात आती है कि भैया इसका सूत्र क्या है। देखो, हमने कहा पहले उसको समझो एक बार। अगर आपने समझ लिया तो समझने से आपको परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी और इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। भाई विभव को हम V से दिखाते हैं, और कार्य को किससे दिखाते हैं, W से, और आवेश को किससे दिखाते हैं, Q से। तो हो गया सूत्र क्लियर। एक बार बस चीजों को समझना है, उसी से परिभाषा, उसी से सूत्र, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मात्रक भी इसी से बना लेंगे हम। तो इसका मात्रक देखो, इसकी यूनिट देखो। तो भैया जी यूनिट जो है ना, मात्रक जो है, मैंने आपको बताया एक तो हम सूत्र से पढ़ेंगे, एक यूनिट तो हम किससे पढ़ेंगे, सूत्र से। तो इसकी यूनिटों में पहली यूनिट डालो। अच्छा, मैं आगे लिखवा दूं क्या इसको, यहां पर मुझे थोड़ी सी जगह कम नजर आ रही है।
तो यहाँ ज़्यादा वैसा हो जाएगा ना, डिस्टर्बेंस सा हो जाएगा। आप इतना ही नोट करके रखना, मैं अगले पेज पे आ जाता हूँ। फॉर्मूला पढ़ा हमने V बराबर W/Q, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो मात्रक यानी कि यूनिट। तो यूनिट हर चीज़ की दो तरीके से होती है, एक तो फॉर्मूले से और एक ऐसा यूनिट जो डायरेक्ट यूनिट होती है। तो फॉर्मूले से कौन सी हो जाएगी, W/Q। W का मात्रक क्या है, जूल। जूल को दिखाते हैं J से। अब मैं सिंबल्स में ही चलूंगा, आपको भी सिंबल्स में पहचान लेना है। Q क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक होता है कुलाम, और कुलाम को दिखाते हैं C से। तो यूनिट हो गई जूल पर कुलाम। या इसी को ऐसे भी लिख सकता है, जूल और कुलाम की पावर -1, इसको ऐसे भी लिख सकता है। ये तो हो गई फॉर्मूले से। ऐसा यूनिट जो है इसकी डायरेक्टली पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो पोटेंशियल यानी कि विभवांतर का जो मात्रक है, विभव का जो मात्रक है, विभव और विभवांतर में भी अंतर बताऊंगा, विभव और विभवांतर में अंतर बताऊंगा, ये होता है वोल्ट। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। तो बताइए क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब एक साथी ने कहा भैया ये बताओ अदिश है या सदिश है। तो भाई उसके लिए मैंने आपको एक जुगाड़ बता रखा है, प्लस और माइनस वाला जुगाड़। अब हालांकि अगर आपको कार्य पता है तो समझ में आ गया होगा, और अगर कार्य नहीं पता तो नहीं समझ में आ पाएगा, फिर हमें सीधा याद रखना पड़ेगा। किन किन को पता है कि कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि है, अदिश का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। आवेश एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, प्लस। और प्लस बटे प्लस क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है। और प्लस का मतलब अदिश राशि। तो ये कैसी राशि है, अदिश। अब जिनको ये चीज़ समझ में आती हो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली याद रख लो, पेपर में आपसे कभी इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप कह देना जी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब एक साथी कहते हैं जी भैया डायमेंशन बताओ, इसकी विमा बताओ। देखो इसकी डायमेंशन, इसकी विमा के लिए आपको कार्य की विमा पता होनी चाहिए। आपको कार्य की विमा पता होनी चाहिए, W की विमा पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो याद कर लो। देखिए W की विमा होती है mL2T-2। असल में ये हमारा ना, हम इसको बाद में जाके पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब कार्य वगैरह। और आवेश की विमा क्या होती है, हमने पीछे नहीं पढ़ी थी, क्योंकि आवेश की विमा धारा से बनती है। देखो आवेश की विमा कैसे बनती है, आवेश की अपनी कोई विमा नहीं होती, वो धारा से बनती है। धारा का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, I = Q/T। तो आवेश, धारा की विमा क्या होती है, A। आवेश की विमा हमें निकालनी है, और T की जगह विमा में क्या रखोगे, T। तो ये यहाँ पहुंच जाता है। यानी कि Q की जो विमा हो जाती है, डायमेंशन हो जाती है, उसको यहाँ नोट कर लेंगे। Q की डायमेंशन, ये T यहाँ पहुंच जाएगा तो AT हो जाती है, ठीक है। आवेश की जो विमा है वो AT हो जाती है। आवेश की विमा यहाँ रखोगे AT, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा mL2T-2। ये तो एज इट इज रहेगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, मतलब A की पावर -1 और T की पावर -1। तो कितनी हो जाएंगी, mL2, T की पावर 2 माइनस की ये, 1 माइनस की ये, तो ये माइनस की 3 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस यहाँ नहीं होता है, समझा चुका हूँ। दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और A की पावर कितना हो जाएगा, -1। जिनको ये कहानी समझ में नहीं आई वो डायरेक्टली ये याद रख लेंगे कि भाई आवेश की जो विमा है वो mL2T-3 A-1 होती है विभव की, ठीक है। अब बताइए क्लियर है कि भैया जी मुझे अगर ये समझ में आ गया कि किसी आवेश पर होने वाला वर्क डन जो है, कार्य है, वही विद्युत विभव कहलाता है, तो मुझे इसकी परिभाषा भी समझ में आ गई, मुझे इसका मात्रक भी समझ में आ गया, ये कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है, मुझे ये भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया। एक बार हम सब करिए। बताइए कोई दिक्कत किसी को। मेरा क्लास छूट गया है भाई, क्लास छूट गई है तो एक बार प्लीज़ उन्हें शुरू से करिए। क्लास छूट गई है ना, फिर आप बीच में से मत पढ़ो, शुरू से करो, मतलब जहाँ से भी छूटी है वहीं से करो, बीच में से मत पढ़ो। चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए आपको क्या देखना है कि अगर आप किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाएंगे तो आपको एक काम करना पड़ेगा।
आपको एक वर्क करना पड़ेगा। भाई किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाने में हमें हमेशा एक काम करना पड़ता है। अगर मैं एक साइकिल को यहाँ से वहाँ ले जा रहा हूँ तो उसे चला के ले जा रहा हूँ, मुझे काम करना पड़ रहा है। एक बक्सा यहाँ रखा है, मैं उसको धक्का दे दूँ, मुझे ऐसे आगे धक्का देना पड़ रहा है, तो मुझे काम करना पड़ रहा है, यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ जाए। तो ऐसे ही अगर मैं आवेश को लेकर जाऊँ, और आवेश क्या है? कलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रखे होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह में लेकर जा रहा हूँ। अब हम ऐसा कहाँ करते हैं? ऐसा तारों में होता है। आप अपने घर में देखते होंगे, तारों में बिजली चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन ही तो आगे बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाने में जो काम करना पड़ रहा है, उसी को हम कह देते हैं वैद्युत विभव, कि भाई यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, ये हो गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। और इसका सूत्र क्या हो जाता है? V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। इसका मात्रक देखो, एक मात्रक बनेगा फॉर्मूले से, एक मात्रक ऐसा ही मात्रक होगा। फॉर्मूले से बना सकते हो, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट मात्रक जो है वो वोल्ट बनता है। ठीक, ये एक अदिश राशि है, और इसकी जो विमा है, अगर आपको निकालनी समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, और अगर आपको निकालनी नहीं समझ में आई है तो फिर आप डायरेक्टली ये याद रखेंगे कि इसकी विमा जो है वो ये होती है। डायरेक्टली ये याद रखो कि विमा है Ml2T-3A-1। ठीक है साहब। तो अब देखो, इससे थ्योरेटिकल सवाल कैसा बनेगा? थ्योरेटिकल सवाल बनेगा, एक बहुत अच्छा सवाल बनाता हूं मैं। क्वेश्चन आएगा कि जूल पर कूलाम है, कि जूल पर कूलाम को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन होंगे एम्पियर, एम्पियर, बी ऑप्शन होगा वोल्ट, सी ऑप्शन होगा ओम, डी ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जूल पर कूलाम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? हिंदी में लिखिए। शायद मेरी क्लास का कोई एक सिंगल शब्द ऐसा नहीं होगा कि जो हिंदी में हो, इंग्लिश में ना हो, या इंग्लिश में हो हिंदी में ना हो। बिल्कुल बाइलिंगुअल क्लास है। पेपर में कौन सा यूनिट पूछा जाएगा? देखो ऐसे सवाल आएगा पेपर में। इस तरह से यूनिट से सवाल आएगा। आप हमेशा आप कह रहे हैं जी पेपर में कौन सा सवाल आएगा, तो पेपर में तो कैसे भी पूछ सकता है। अगर मैं इसी बात से क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब एक बार ये पूछ लेगा, देखो एक तो ये सवाल हो गया। आप हमेशा ये सोचते हो कि सवाल कैसा आएगा, तो सवाल की चिंता करो ही मत। सवाल 20 तरीके से पूछ लेगा, वो ऐसे पूछ लेगा कि वोल्ट को कह सकते हैं, वोल्ट होता है, यानी कि वोल्ट इज, ए ऑप्शन होगा। यही सारे ऑप्शन फिर से रख देगा, लो एक सेकेंड, ऐसे ऑप्शन लेगा, जूल पर कूलाम, या न्यूटन पर मीटर, या जूल कूलाम, या न्यूटन मीटर, ये लो और देख लो। तो सवालों की चिंता ही नहीं करनी है। सवाल कैसे बना देगा? सवाल तो वो ढेर बना देगा। जूल पर कूलाम से देके पूछ लेगा, या वोल्ट से देके पूछ लेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जूल पर कूलाम वोल्ट होता है, और वोल्ट को ही हम क्या कह सकते हैं? जूल पर कूलाम। अगर ऊपर दे रखा है ना, ये मत समझना भैया ये तो लिखवाया है, मैंने लिखवाया है कि जूल कूलाम की पावर -1। बच्चे यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं। यहाँ देखो कुछ नहीं है, यहाँ -1 है, तो -1 वाला ठीक होगा अगर होगा तो। वैसे तो ऑप्शन में एक ही मिलेगा, दो कभी भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो आप अगर इतना सा समझ लें तो बनने वाले प्रश्नों को आप बड़े आराम से कर जाएंगे। कभी इस बात की चिंता ही मत करो कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो ये तो हो गए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बताओ कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि करेक्ट फॉर्मूला बताओ, कि भाई सही सूत्र बताओ। ए ऑप्शन होगा V बराबर W बटे क्यू, बी ऑप्शन होगा V बराबर W गुणा क्यू, W बराबर V गुणा क्यू। अच्छा एक सेकंड रुको, ठीक है। सी ऑप्शन होगा A एंड C बोथ, यानी ए और सी दोनों। अब बताओ क्या आंसर ऑप्शन हो जाएगा? जल्दी बताइए तीसरे प्रश्न का आंसर।
अब अगर हम मात्रकों की बात करें तो हम केवल वोल्टेज के नाम पे वोल्ट मात्रक पढ़ते हैं, हम कभी जूल पर कूलाम पढ़ते ही नहीं है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखो, रेलवे के ढेरों बार पूछा गया है। धारा की मात्रक की बात करें तो हम एम्पियर रट लेते हैं, हम कभी कूलाम पर सेकंड पढ़ते ही नहीं है, जबकि हमें सूत्र से बनने वाले मात्रक को पढ़ना चाहिए। आजकल सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, सूत्र से बनने वाले मात्रक में और डायरेक्ट मात्रक में क्या संबंध होता है। अब देखो ये तो थे सीधे सीधे क्वेश्चन, ठीक है, आपने उत्तर कर दिया। एक होते घुमा के बनने वाले क्वेश्चन, वो ये है, घुमा के बनने वाले क्वेश्चन वो हैं कि जो हमने पढ़ रखा है उसी के बेस पे हो जाएगा, वो बस थोड़ी सी बुद्धि लगानी है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप मुझसे ये कहें कि इनसे बनने वाले, जो हमने वोल्टेज पढ़ा है, विभवांतर पढ़ा है, इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझसे 500 सवाल भी कह के 500 सवाल भी देकर कहें कि क्या भैया इन्हीं से कवर हो जाएगा, मैं कहूँगा नहीं। आपको सवालों को रटना ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई हम इसको वहीं के वहीं बनाने के काबिल हो जाए। ये काबिलियत अपने अंदर लानी है, ये हमारी कोशिश है, तभी हम कर भी पाएंगे। अब देखो, ये फॉर्मूला तो मैंने डायरेक्टली पढ़ा, V बराबर W/Q। अब आपको ऐसा नहीं है कि इसी को छोड़ना पड़ेगा, आपको जांचना पड़ेगा। अगर देखो V बराबर जब W/Q है तो गुणा तो हो नहीं सकता। अब यहां से पूछ रहा है W बराबर, तो W बराबर अगर हम निकालने बैठे हैं, तो अगर W की वैल्यू निकालें तो मुझे एक बात बताओ कि W कहेगा Q से कि Q भैया अब हमें अकेला छोड़ो, तो Q अगर यहाँ गुणा में है तो Q के पास क्या ऑप्शन है भाई? अगर W अपने पास से भगाएगा तो Q के पास इधर जाने का ऑप्शन है। जो चीज भाग में होती है वो गुणा में पहुंच जाती है यहाँ, तो W बराबर हो जाएगा V गुणा Q। अच्छा, अगर आप इस पूरे को इधर, इस पूरे को इधर लिख दें तो कोई चिन्ह चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा V गुणा Q। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। अगर एक चीज को लेकर आते हैं तब कुछ करना पड़ता है, अगर दोनों को उठा के इस पूरे को इधर, इस पूरे को इधर रख रहे हैं तो कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज उठा के रख दो। तो W बराबर V गुणा Q भी सही है, इसलिए मैंने ऑप्शन डाला कि A और C बोथ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा हमारा D, कि A और C दोनों सही हैं। अब बताइए, समझ में आया? ये बात बताइए, सबको समझ में आई है? अब देखो, एक साथी कह रहा है कि भैया V बराबर W/Q और V बराबर J/C, क्या ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं? देखो यार, आपको याद हो मैंने पहली दोनों क्लासों पे भर भर के इसीलिए फोकस किया क्योंकि आपके डाउट बड़े बड़े नहीं है, बड़ी बड़ी चीज आपको आराम से समझ में आ जाती है, आपका मानसिक बौद्धिक स्तर अच्छा है। दिक्कत छोटी छोटी चीजों में है। जो साथी ये सवाल पूछ रहा है ना, उसको यही नहीं पता कि भैया ये तो राशि है और ये मात्रक हैं, उसको असल में ये पता ही नहीं है। अरे भाई, सूत्र तो ये है, सूत्र हमेशा राशियों का बनता है, मात्रकों का क्या सूत्र बनेगा? सूत्र हमेशा क्वांटिटीज का बनता है, इन क्वांटिटीज के ये मात्रक हैं, ये तो भाई साहब मात्रक हैं, ये फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो ये मात्रक है, मात्रक। तो तुम्हें राशि और मात्रकों में ही फर्क समझ में नहीं आता है, इसलिए तुम्हें छोटी छोटी गलतियां आप करते हो। ठीक है साहब, सभी को समझ आया? अब ये तो हो गए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब देखो न्यूमेरिकल सवाल कैसे बनते हैं। ये आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 5 अक्टूबर 2018 की परीक्षा का सवाल। और जरा देखो ध्यान से कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको दिया क्या है, 10 वोल्ट का विभवांतर, ठीक है, V की वैल्यू दे दी 10 वोल्ट वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज। हालांकि इसको हिंदी में देना था उसे, लेकिन उसने चार्ज कह दिया, कोई बात नहीं, हम तो यूनिट से पहचान लेंगे। भाई इतना तो समझ में आ रहा है कि देखो विद्युत चैप्टर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में C फॉर कूलाम होता है। कूलाम का मतलब क्या है? आवेश, चार्ज। स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, भैया ये नहीं पता कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और मैं तो कह रहा हूँ ये इतनी आसान बात है। मुझे बताओ, पूरी फिजिक्स में कोई एक सूत्र बताओ जो VW/Q में संबंध देता है। तुम कहोगे भैया V बराबर W/Q। मैं कहता हूँ इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला ढूंढ के दिखा दो। भाई कंफ्यूजन तो तब हो ना कि जब मेरे सामने कई सारी चीजें पड़ी हों और मुझे ये पता करना हो चुनाव किसका करूं। जब चीज ही एक है और मैं कहता हूँ यही चीज है, इसी का इस्तेमाल करना, फिर किस बात का कंफ्यूजन? तो इसके अलावा कोई सूत्र ही नहीं है, V बराबर W/Q। अब बच्चे और दूसरी गलती क्या करते हैं, वो रटते हैं कि अगर ये दोनों दिए हों तो इसका सूत्र ये है, ये दोनों दिए हों तो इसका सूत्र ये है। नहीं, ये महापाप तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें क्या देखना है कि भैया मुझे VW/Q दिए हैं, मेरे पास ये फॉर्मूला है, अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, मैं अलग अलग सूत्र रटूंगा ही नहीं। भाई V का मान दे रखा है 10, W का मान निकालना है, और Q का मान दे रखा है 5। इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा 5।
तो W का मान हो जाएगा 10 पंजे 50। आप दोनों को पूरी तरह दोनों को शिफ्ट करते तो लिख सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो W बराबर 50 और कार्य का मात्रक होता है जूल, तो W बराबर हो गया आपका 50 जूल। अब असल में तो देखो वो आपसे कैलकुलेशन कराना ही नहीं चाह रहा था, वो तो बस ये देखना चाह रहा था कि आपको कार्य का मात्रक पता है कि नहीं है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ये आपको पता है नहीं है। हालांकि अभी आपको नहीं पता होगा, शायद आपने कार्य नहीं पढ़ा। जब हम आगे चैप्टर कार्य वाला पढ़ लेंगे तो अच्छे से सीखेंगे कार्य का मात्रक जूल होता है। चलो भाई जी, मुझे ये बात समझ आ गई। अगर हाँ तो फिर एक और सवाल करके दिखाओ, अपने आप से करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। केमिस्ट्री की क्लास जब फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी ना उसके बाद चलेंगी। अगला सवाल देखिए। अब देखो, पेपर में करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। पेपर में इतना समय तो मेरे पास होता नहीं है कि मैं हर चीज को लिख लिख के करूँ, इसका कोई लॉजिक भी नहीं है। मैं आपको पेपर में सीधा तरीका बता रहा हूँ। 10 वोल्ट के विभवांतर, ये वोल्टेज दे दिया, चार्ज मतलब आवेश दे दिया, आपसे क्या पूछा रहा है, काम। तो ये क्लिक कर जाना चाहिए कि वी डब्ल्यू क्यू में क्या रिलेशन होता है, वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। ठीक, वी की वैल्यू है 10, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है निकालनी है, और क्यू की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ गुणा हो जाएगी 4.40, डब्ल्यू बराबर 40। पेपर में तो मैं इतना थोड़े ना लिखूंगा। मैं पेपर में आपकी जगह होऊंगा तो मैं कहूंगा अच्छा वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, वी है 10, डब्ल्यू है निकालना, क्यू है 4, 10 चौक 40। मैं कैलकुलेशन ही नहीं करूंगा, टक्क से आंसर लगाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। मैं इतना लिखने के बाद इसमें 10 गुणा 4 भी क्यों करूंगा भाई, मुझे पता है 10 चौके 40 में लिखूंगा क्यों, 40 के नंबर थोड़ा ना कहीं मिल रहे हैं उसमें, हमें 40 लिखने के थोड़े नंबर मिलेंगे। चलो अगला सवाल करके दिखाओ। आरआरबी ग्रुप डी 22 अक्टूबर 2018 में आया हुआ है कि 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना है। तो बताओ कैसे करोगे। भाई वी की वैल्यू आपके लिए करवा रहा हूं मैं, तो पेपर में करने का तरीका ये नहीं होता है। अब की बार आपको डब्लू दे दिया, कार्य कह रहा है वो 60 जूल है, और आपको आवेश बस बताया जाना है। तो क्या करोगे, फिर से वही फॉर्मूला, V बराबर डब्लू बटे क्यू। वी की वैल्यू 20 है, डब्लू की वैल्यू 60 है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या होगा, अब गुणा तो ऐसे होगी नहीं ना, ऐसे होगी। इसको सॉल्व करने का तरीका सीखो। अब क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, तो जब भी वैल्यू निकालनी हो ना, तो ये हमेशा यहीं पहुंचता है और ये हमेशा यहाँ आ जाता है। इसकी जगह क्यू पहुंच जाएगा, ये अपनी जगह पर ही रहेगा, और ये दोनों आपस में जगह बदल लेंगे। अब तो कैलकुलेशन हो सकती है ना, 0 से 0 कट जाएगी और 2 से 3 बार, तो क्यू की वैल्यू आ गई 3 कूलाम। आंसर हो गया 3 कूलाम। बहुत सारे साथियों ने 60 में 20 की गुणा कर दी होगी, वो नहीं करना है, कैलकुलेशन का तरीका ये है ही नहीं इसकी, इसमें कभी गुणा नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे की जगह बदल लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन हम देखो ऐसे ही सीख जाओगे। जैसे इसमें एक नई बात सीख ली, बस इसी को कहीं लिख लो, अच्छा होगा। जिनको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आती है, मैं वादा करता हूँ आप भी सीख जाओगे। आप लिख लिया करो साइड में, अपनी भाषा में लिखो कि जब चीज नीचे दी हुई हो तो वो ऊपर वाले से अपनी जगह बदल लेती है, उसके आगे डैश करके लिख लिया करो, फिर वो आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो ये भी हमें क्लियर हो गया। अब आप अब आप मुझे बताओ कि ये न्यूमेरिकल कैसा है, आसान है या मीडियम है। मेरे हिसाब से अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है कि नहीं। हाँ, क्या सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं, देखो सारे तो नहीं आते, लेकिन 5 में से 3 से 4 न्यूमेरिकल ऐसे ही आएंगे आपके। अगर 6 न्यूमेरिकल आते हैं ना, तो मैं मानता हूँ 4 न्यूमेरिकल ऐसे ही रहेंगे जो सीधे सूत्र पे होंगे। अगर आपको सूत्र पता है ना, तो फिर आप काम बना ले जाओगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो फिर नहीं बना पाओगे। ये तो डायरेक्टली गुणा भाग ही तो है। 3 चीज देखनी है बस हमें, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसके बाद उसको सेट करना है वैल्यूज को, और गुणा भाग कर देना है। 3 ही तो काम करने हैं। ठीक है भैया। अच्छा अगला सवाल करके दिखाओ। हालांकि ग्रुप डी में मैं आपको 4 सवाल करवाऊंगा, ये लास्ट सवाल है। ऐसा नहीं है कि यही 4 सवाल आए, सवाल तो बहुत सारे आए इसी तरह के। मैं कहता हूँ सारे सवाल खुद बन जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको जो बुक है ना उसमें डालूंगा।
प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। पता है अभी आपको ये चीज़ आसान लग रही होंगी क्योंकि आपने सीख ली। सोचो जब आपको ये भी नहीं आता था तो कितना मुश्किल लगता था। पहली चीज़ तो इसलिए आसान लग रहा है। मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना बस। कभी कभी हम सोच लेते हैं अरे बहुत ही आसान है। असल में यहाँ आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि एक मैंने करा दिया, एक आपने कर लिया, फिर दूसरा भी वैसा ही कर लिया। पेपर में जब बैठते हो ना तो सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। केवल ये थोड़ी है V = W/Q का ही पेपर देने जाओगे। पेपर में तो पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, मैथ्स है, रीजनिंग है, सारी जीएस है, सब कुछ एक जैसा है। तो वहाँ पे ये सोचना कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस यही बड़ी बात होती है। और ये कैसे आसान होगा आपके लिए, ये कब पॉसिबल होगा, जब आप मल्टीपल रिवीजन करोगे, मैक्सिमम रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन करोगे, तभी आपको याद रह पाएंगे। नहीं तो 4 दिन बाद भूल जाओगे इसको। तो दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम का आवेश ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, जबकि विभवांतर ये है। तो फिर से वही V = W/Q, और V की वैल्यू है 18 वोल्ट, W की वैल्यू पूछी है और इसकी वैल्यू है 4। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो W = 72 जूल। तो आंसर आ जाएगा 72 जूल। करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी। ठीक है, तो ये हो गए आपके सामने। आज एक टॉपिक हमने कर लिया, विद्युत विभव। अब समझो कि विभवांतर क्या होता है। ठीक है, ये विद्युत विभव क्लियर हो गया। बहुत सारे साथियों का डाउट रहता है हमेशा कि भैया विभव और विभवांतर में क्या फर्क होता है। विभव समझ गए तो विभवांतर समझ जाओगे। अच्छा, वैद्युत और विद्युत एक ही बात है, आप कुछ भी लिख लो। विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभवांतर का मतलब है पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, देखो पहले उसी भाषा में समझते हैं जिस भाषा में हमने सीखा है। कि विभवांतर का मतलब, जिस भाषा में हमने विभव सीखा है ना, तो वैसे ही सीखते हैं। देखो एक बार मैं क्या कह रहा था आपसे, मैंने कहा था कि भाई मान के चलो यहाँ पर +10 कूलाम का आवेश है, +10 कूलाम का आवेश है, और एक 2 कूलाम के आवेश को यहाँ से यहाँ तक हमें लाना है। ठीक, अब मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य लगेगा, मान के चलिए कार्य लगता होगा 20 जूल, मान लो। ठीक, 20 जूल है। अब एक तो ये है, मैंने पूछा इससे, ये रो रहा था बेचारा, मुझसे कह रहा भैया मुझे उनके पास जाना है। मैंने बोला भाई वहां तक ले जाने के लिए तो यार कार्य करना पड़ेगा। अब तू ये बता कि कितना कार्य करना पड़ेगा, तूने कैलकुलेशन की है। इसने कहा भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में लगभग 20 जूल काम लगेगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं है कि 10 × 2 = 20 कह रहा हूँ मैं। वैसे ही मान लो कुछ भी, हमें वो जानना ही नहीं है कितना होता है, तो बस बात को समझने के लिए है वैल्यू। इसने कहा भैया मैं कैलकुलेशन करके बैठा हूँ, मुझे 20 जूल काम चाहिए यहाँ तक, यहाँ जाने में। मैंने कहा तेरे पास कुछ है। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने पूछा तेरे पास कुछ है, इसने कहा हाँ है। मैंने कहा कितना, इसने कहा मान लो मेरे पास 3 जूल का काम है। 3 जूल का मतलब ये कह रहा है कि देखो भैया ऐसा नहीं है कि मैं बस यहीं जाऊंगा और यहीं से धक्का दे दिया जाऊंगा। देखो आप ये भी समझ रहे होंगे कि मान लो 2 कूलाम के आवेश को ये इतना सा अंदर जाने पे धक्का दे देता है, तो अगर एक 5 कूलाम का आवेश होगा तो ऐसा थोड़ी कि उसे भी यहीं से धक्का दे देगा। भाई 5 कूलाम का थोड़ा ज्यादा चला जाएगा क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। तो मैंने पूछा कि भाई तेरे पास कितनी एनर्जी है, तो इसका कहने का मतलब कि भैया मैं यहां तक चला जाऊंगा। मान लो इसने कहा कि मेरे पास 3 जूल की एनर्जी है, 3 जूल खुद की मेरी एनर्जी है, और मैंने कहा चाहिए कितनी, इसने कहा जी 20 जूल। तो तुमने कितनी दी, तुमने एक्स्ट्रा जो एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें, वो कितनी देनी पड़ेगी, 17 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो सही कहता हूं मैं, 17 जूल का कार्य करना पड़ेगा। एनर्जी कार्य सब एक ही बात है। यानी कि 17 कहां से आया, देखो यहां इसके पास 3 जूल है, यहां का मतलब यहां कहो, यहां का मतलब क्या कहो, यहां यहां 3 जूल है, और भाई साहब यहां कितनी चाहिए, 20 जूल। समझ रहे हो, तो अब मुझे 20 ही जूल थोड़ी देनी पड़ेगी। जब इसके पास 3 जूल है और 20 जूल टोटल चाहिए, तो मुझे कितनी देनी पड़ेगी, मुझे दोनों के अंतर के बराबर ही तो देनी पड़ेगी, केवल 17 जूल देनी पड़ेगी। अब ये क्या हो गया, ये हो गया विभव का अंतर। ये क्या है, 17 क्या है, दो विभवों के बीच का अंतर है, और इसको ही हम कह देते हैं विभवांतर। बस, ठीक है। तो आप कहोगे वैद्युत विभवांतर क्या होता है, दो विभव के बीच का अंतर, दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। तो आप कहोगे कि बिंदुओं दो बिंदुओं के
बीच के विभव, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो हम ऐसी शॉर्ट में पढ़ लेंगे कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट्स। बस इतनी सी बात विभवांतर, और इससे ज्यादा कुछ भी सवाल नहीं पूछा जाता। अच्छा, इससे तो सवाल ही नहीं पूछा जाता, ये तो हम बस यूज कर लेते हैं कि भाई विभव है या विभवांतर है। तो विभव शब्द का मतलब है कि इसका पर अलग अलग विभव कितना है, इस पर अलग कितना है, और इनके बीच का अंतर कितना है। अब जो चीज हम जूल में पढ़ रहे हैं वो वोल्ट में पढ़ लो। भाई मान के चलो, ये कहता है जी मैं तो 20 वोल्ट पर हूँ, ये यहाँ कहता है कि जी मैं तो कुल 3 वोल्ट पर हूँ। तो 3 से 20 जाने के लिए कितनी देना पड़ेगा, 17 वोल्ट और देना पड़ेगा। ये कहाँ से आएगा 17, इन दोनों का अंतर ही तो है, यही इसका विभवांतर है। अरे वो हमें नहीं पता करना, कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 20 जूल की ही जरूरत है। मैंने कहा वो पता ही नहीं करना, हमें कोई वैज्ञानिक थोड़ी बनना है इस क्लास में। हमें सिर्फ ये जानना है कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। हमें ये नहीं पता करना कि इसको 20 चाहिए 50 चाहिए, वो तो जब तुम एक बैटरी बना रहे होगे तब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। अब बताओ, अगर तुम्हें बैटरी बनानी हो तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊं कि ऐसा क्यों होता है, बाकी तो नहीं सीखना। पेपर के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है साहब। और बैटरी बनाने का सीखने में, जितने में तुम मुझसे पूरा सिलेबस खत्म कराने की उम्मीद कर रहे हो, उतने समय में तुम बैटरी ही बनाना सीख पाओगे फिर। अब बताओ, अगर तुम्हारे पास इतना समय हो तो, तुम्हारे पास है अगर 1 साल 2 साल, तो फिर चलो सीखते हैं आराम से, क्लास में सब बैटरी बैटरी बनाते फिरेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे विभव और विभवांतर में क्या फ़र्क है। अगर विभव आपको अच्छे से समझ में आ गया तो केवल दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये तो बड़ी आसान सी बात है भाई, किसी भी चीज़ के अंतर को हम उसका नाम दे देते हैं इस तरह से। तो अच्छे से, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहिए। आधे डाउट तो आपके ना रिविज़न करने की वजह से होते हैं, जो चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। जैसे आज भी एक साथी पूछ रहे थे जी धारा की विमा ए कैसे आई, तो मैंने आपको जब मूल राशियाँ बताई थी उसमें बताया था धारा एक मूल राशि है और इसकी अपनी एक विमा है जिसका नाम है ए। ठीक है साथी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं फिर से कहूँगा, मेरी हर अगली क्लास पिछली क्लास से जुड़ी हुई है, तो पिछली क्लास का रिवीजन करके ही अगली क्लास में बैठा करें। नमस्कार।